नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आज हम बात करने वाले हैं मेरे विषय से इतर कोसली के भविष्य के बारे में कि आने वाले 50 साल में कोसली किस दिशा में खड़ा होगा। कुछ लोगों के कहे अनुसार क्या वो इस विकास की परिकल्पना कर रहा होगा, या कुछ लोग जो बता रहे हैं कि ये विस्थापन, कि हम आज भी मतलब गरीबी और बदहाली में रहते रहेंगे। फैसला कोसली विधानसभा के रहने वाले साथियों का है। तो चलिए इस विषय में हम बात करते हैं। मैं इतना बड़ा तो कोई शिक्षाविद तो हूं नहीं कि मैं इस चीजों पर अपने विचार रखूं, लेकिन हाँ, हम कुछ चीजें कर सकते हैं। कोसली आईएमटी एक महत्वपूर्ण चौराहा, ये विकास का अवसर है। ये विकास का अवसर रहेगा या विस्थापन का डर है, हम तथ्यों, आंकड़ों और पिछले अनुभवों से हम इस चीज को समझ सकते हैं। चलिए कैसे। प्रस्तावित आईएमटी क्या दांव पर है। हरियाणा सरकार कोसली में एक नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने की योजना बना रही है। यह योजना क्षेत्र के लिए बड़े बदलाव ला सकती है, लेकिन स्थानीय समाज के मन में काफी सारे सवाल हैं। काफी सारे सवाल कैसे हैं, जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परियोजना है क्या, कहां पर ये रहने वाली है और किस तरीके से चीजें। सबसे पहली चीज तो ये 5000 एकड़ भूमि में का अधिग्रहण स्वैच्छिक ई भूमि पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें किसानों द्वारा यह बताया जाएगा कि हाँ, आप हमारी जमीन ले सकते हो, तो ही वो जमीन ली जाएगी, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। ये आईएमटी रेवाड़ी रोहतक NH 352 के तो बिल्कुल पास में, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 352 NH तो उसके जस्ट साथ है। लेकिन अगर दी लॉजिस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो 100-150 किलोमीटर की कोई बड़ी ज्यादा दूरी नहीं रहती है। ये नेशनल हाईवे 152D के किनारे भी है। सबक एक, हमने देखा था कि जो इतिहास में पूर्ववर्ती घटनाएं हुई हैं, उनसे हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले हमारे साथ हुआ है, क्या हमें उससे कोई फायदा हुआ था, क्या हमें नुकसान हुआ था। हमारे अहिरवाल में इससे पहले भी एक आईएमटी बनी थी मानेसर की, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों का विचार था कि जो लोग जिस भी साथी को मैं कोसली की आईएमटी के बारे में बात करते सुनता था, वो हमेशा से यही कहा है कि आप मानेसर में देखिए, आप गुड़गांव में देखिए किस तरीके से चीजें हो रही है, वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए उस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम उन साथियों की बात बड़ी करते हैं, नकारात्मक चीजों पर चलते हैं। नेगेटिव पक्ष, भूमि में घोटाला हुआ और सामाजिक तनाव बढ़ा। जिस चीज से सबसे पहली चीज क्या हुई, मानेसर का विकास एक बड़े भूमि घोटाले से जुड़ा है। सरकारी अधिग्रहण की धमकी का इस्तेमाल करके निजी बिल्डरों ने किसानों से उनकी जमीन बेहद कम कीमतों पर खरीद ली, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक किसानों को मिला करीब करीब 100 करोड़ रुपए, जबकि उस जमीन का बाजार मूल्य 1600 करोड़ रुपए था। ये एक बहुत बड़ा अंतर दिखाया जा रहा है। और जिस चीज से रिलेटेड हम आए दिन विवाद सुनते भी रहते हैं कि मानेसर में DLF फेज 1 फेज 2 उन चीजों की जो घटनाएं राजनीतिक तौर पर चल रही है। हालांकि मैं यहां पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, टीका टिप्पणी। इसके अलावा बाहरी मजदूरों की बड़ी संख्या के कारण स्थानीय लोगों और प्रवासियों के बीच रोजगार को लेकर सामाजिक तनाव भी पैदा हुआ है। हालांकि इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन इस तरीके का तनाव भी रहा है, जिन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे आज कुछ हमारे साथियों का डर है कि हम सिर्फ वहां पे टेम्पो चलाएंगे। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि हम वहां से सिर्फ किराए की आमदनी पर ही निर्भर रह जाएं और निष्क्रिय निकम्मे हो जाएं। ये चीज भी एक नकारात्मक पहलू हो सकता है इस चीज का, कि बैठे बैठाए हमें इतना सारा पैसा मिल जाएगा कि कुछ लोगों को काम करने का मन ही नहीं करेगा। वो भी एक पक्ष रह सकता है। दूसरा पक्ष क्या रहता है कि सकारात्मक पक्ष, जो लोग बाग इस चीज के पक्ष में है, जिनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। मानेसर आज एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां मारुति सुजुकी, होंडा जैसी कंपनियां हैं। इससे रोजगार के अवसर पैदा हुए, लेकिन आय में एक बहुत बड़ा अंतर है। उच्च कौशल वाली नौकरियों में बहुत अच्छा वेतन मिलता है, जबकि निम्न कौशल वाली नौकरियों में आय सीमित है। चलिए एक ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं, जो निम्न कुशल है, जिन्हें हम सिर्फ ऑपरेटर कह सकते हैं, उस तरीके की वे नौकरियों में हमें सिर्फ और सिर्फ साल में वार्षिक 2 लाख से कम आय मिलेगी। लेकिन जहां जहां उच्च कुशल की नौकरियां, जैसे इंजीनियर हो गए या प्रबंधक स्तर की जो हमारी नौकरियां हैं, उसमें हमें 10 लाख से ऊपर
वार्षिक तौर पर आय मिलने की संभावना है। यहां पर भी गहरा अंतर है। अब देखिएगा क्या ये फैसला हमारे ऊपर निर्भर करेगा या जो लोग इसका पक्ष ले रहे हैं उनको ये चीज पे निर्धारित करना रहेगा कि हम हमारे युवाओं को, जिनको हम नौकरियों के सब्जबाग दिखा तो रहे हैं, क्या वो नौकरियों के सब्जबाग सही रहेंगे? इस तरीके की नौकरियों के लिए आप पैरवी करोगे या हमारे बच्चों को इस स्तर की नौकरियां भी आप दिलाने का प्रयास करेंगे, उन्हें उतना सक्षम बनाकर। अब हम दूसरा मॉडल बात करते हैं। अब जो साथी कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, विरोध करने वालों से मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती इतिहास में भी इस चीज का एक विरोध हुआ था, और विरोध जब भी किसी चीज को लेकर होता है वहां से एक राजनीतिक पक्ष जरूर निकल के आता है। आप सभी साथी शायद याद कर पा रहे होंगे, हमारी पूर्व रेल मंत्री और वर्तमान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी का राजनीतिक तौर पर जो एक बड़ी सफलता कैसे प्राप्त हुई थी उन्हें। टाटा नैनो एक फैक्ट्री लगाने वाले थे, शुरू करने वाले थे पश्चिम बंगाल के सिंगूर क्षेत्र में, जहां उन्होंने उनका विरोध किया और वो विरोध में एक इतनी बड़ी नेता होगी कि आज काफी ध्यान केंद्रित है उनका पूरे भारत का उन पर, वो इतनी बड़ी नेता है। हुआ क्या था वहां पर सिंगूर में, पश्चिम बंगाल विरोध की त्रासदी, जबरन भूमि अधिग्रहण, जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया था वहां पर, राजनीतिक विरोध हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि टाटा को अपनी 80% पूरी हो चुकी फैक्ट्री को छोड़कर जाना पड़ा। आज वह जमीन बंजर है, न तो वहां खेती है और न ही कोई उद्योग धंधा है। सरकार ने उपजाऊ जमीन का जबरन अधिग्रहण किया, किसानों राजनीतिक दलों ने विरोध किया, टाटा ने परियोजना रद्द कर दी और परिणाम विकास शून्य, आर्थिक विकास शून्य। अब जो फैक्ट्री सिंगूर से निकलकर साणंद गुजरात गई थी, वहां क्या हुआ, अब उस चीज के बारे में भी हम बात करते हैं। सिंगूर छोड़ने के बाद टाटा गुजरात गई, एक स्थिर माहौल, किसानों को बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा, ये सारी चीजें भी मिली। आज साणंद एक बहुत बड़ा ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड 45%, इंजीनियरिंग फील्ड से करीब 35% और 15% के आसपास ये दोनों चीजें रहेगी हमारी, जहां पर काम चल रहा है इन सब चीजों का, जहां फूड नेस्ले जैसी फूड ब्रेवरेज कंपनियां हैं और अदर्स में जहां पे आईटी जैसे भी कुछ कंपनियां हैं, वहां पर जो नैनो के आने से फोर्ड, सुजुकी और नेशनल जैसी बड़ी कंपनियां भी आई साणंद में, जहां एक विकसित मॉडल, जहां हम कह सकते हैं गुजरात मॉडल, जिसकी देश भर में आजकल चर्चा भी चली हुई है, वो मॉडल हुआ। अब उसके बाद में बात करते हैं कोसली के लिए सही रास्ता क्या है। देखिए, पिछले अनुभवों से सीखकर कोसली के समाज के पास 3 रास्ते हैं और चुनाव उन्हीं लोगों का है जिनकी जमीन वहां पर है। ना मैं, ना आप, ना कोई हमारे दर्शक उस चीज का फैसला कर सकते, उस चीज का फैसला करना है समाज को। और ये 3 रास्ते भी ये नहीं है कि किसी और के हैं, ये सिर्फ हमारी तरफ से परिकल्पना है। सबसे पहला मॉडल है सिंगूर मॉडल। पूर्णतः विरोध किया जाए इस चीज का कि यदि विकास का पूरी तरह से विरोध किया जाता है तो परियोजना रद्द हो सकती है। इसका परिणाम सिंगूर की तरह हो सकता है, ना उद्योग, ना रोजगार और शायद अनुपयोगी भूमि। अब दूसरी चीज क्या आती है, पूर्ण विरोध, हमने काट दिया। दूसरी चीज निष्क्रिय स्वीकृति, हम कोई आवाज ना उठाए, हम कहते जैसा हो रहा है वैसा ही सही है। उस चीज में यदि समाज निष्क्रिय रहता है तो विकास तो हो सकता है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और असमानता का खतरा भी है, जैसा हमारे मानेसर में हुआ है। स्थानीय लोगों को कम वेतन वाली नौकरियां मिल सकती हैं, ये हाई रिस्क टेकिंग हो गया। तीसरा, हो सकता है किसी को किक लेने में मजा आता हो कि जब तक रिस्क नहीं तो रिस्क नहीं, वो चीजें भी यहां पर चुन सकते हैं साथी। तीसरा मॉडल रहेगा हमारा साणंद मॉडल। सक्रिय बातचीत के साथ हम इन चीजों को सही तरीके से, सही दिशा में किस और कैसे ले जा सकते हैं। समाज, सरकार और कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकता है। बेहतर मुआवजे, स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास और नौकरियों में प्राथमिकता की मांग कर सकते हैं। ये चीज भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन यहां ये देखने वाली बात रहेगी
कि हमारा जो समाज है, जो इसकी पैरवी कर रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए क्या ये निम्न कुशल ऑपरेटर वाली नौकरियों की पैरवी करेगा, या हमारे बच्चों को इतना सक्षम बनाएगा, क्योंकि इस परियोजना को शुरू होने में कम से कम 5 से 7 साल लगने वाले हैं। तो 5 से 7 साल के दौरान में हम अगर यदि सानंद मॉडल भी अपनाते हैं, साझा समृद्धि वाला मॉडल, तो हमारे युवाओं के लिए इतना समय रहेगा कि वो अपनी कार्य कुशलता और दक्षता को बढ़ा सकते हैं, ताकि वो एक बेहतर नौकरी पा सके। अब आगे का रास्ता, चाहे कोई सी भी चीजें रही, सरकार के लिए अगर यदि ये रास्ता चुना जाता है, अगर यदि ये रास्ता चुना जाता है साझा समृद्धि का, तो ही ये बेहतरी हो जाएगी। क्योंकि बाकी दोनों सेक्टर्स है, इसमें हमें और आपको कुछ नहीं करना, ना सरकार को कुछ करना, सरकार किसको किसी दूसरी जगह पर ले जाएगी, और समाज को तो कुछ करना ही नहीं जब यहाँ पे हमारे पास वो चीजें नहीं रहेंगी। तो अब आगे का रास्ता सिर्फ आता है सक्रिय बातचीत से। इस चीज में सरकार के लिए भी कुछ सवाल रहेंगे जिनके जवाब उन्हें तलाशने होंगे। सरकार के लिए क्या चीज है कि विश्वास बनाए, जैसे बावल आईएमटी का मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि अहिरवल में ये तीसरी आईएमटी खुलने जा रही है। मानेसर आईएमटी, उसके बाद में बावल आईएमटी, और उसके बाद में कोसली आईएमटी। बावल आईएमटी का जिक्र हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर हमने जब साथियों से बातचीत की तो वहां पर शंकाएं बहुत सारी थी उन चीजों की, कि शायद ये रहा होगा, शायद ये हुआ होगा। तो हमने उस शायद को आपके पास बिल्कुल भी जोड़ा नहीं। हम इस बावल आईएमटी के बारे में एक विस्तृत जरूर परिकल्पना निकाल के हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जैसा हम इसमें सिर्फ वही कर सकते हैं उनके शायद के अनुसार, कि जो आईएमटी बावल आईएमटी में जैसे सुनने में आया है कि शायद ये पता नहीं सही है गलत है, लेकिन जैसा बताया गया है, कुछ साथियों ने बताया है, तो मैं उनकी बात भी रख रहा हूं कि रॉयल्टी का कुछ पैसा नहीं मिल पाया है, जिसमें कुछ संशय चल रहा है, संदेह चल रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो विश्वास बनाने के लिए पुरानी रॉयल्टी का भुगतान जल्द से जल्द करे उनको, अगर यदि वो पेंडिंग है तो। कौशल विकास, जहां मुख्य बात यह है कि सरकार को भी कौशल बढ़ाने के लिए आईटीआई तो है, जहां लोअर ग्रेड की वैकेंसीज के लिए तो हमारे पास आईटीआई है, पॉलिटेक्निक संस्थान है, पॉलिटेक्निक निजी भी है और सरकारी केवल मात्र एक पॉलिटेक्निक संस्थान है हमारे इस आईएमटी के पड़ोस में। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर कुछ निम्न श्रेणी के और कुछ हायर स्टडी के प्रशिक्षण केंद्र जरूर खोले, जैसे कोई आईआईएम हो, या उन चीजों को शुरुआत होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर यदि इस तरीके के अगर यदि शिक्षण संस्थान हमारे पास आते हैं, तो हमारे यहाँ के युवाओं में भी वो जो उच्च स्तरीय जॉब्स लेने की, जैसे मैनेजरियल पोस्ट की, इंजीनियरिंग की, जो काफी अपर लेवल की हम जिन पोस्ट को बात करते हैं, वो भी वो ले पाए। स्थानीय रोजगार, जो चीजें कही गई थी, जो दूसरा मुद्दा था कि प्रवासी मजदूर और स्थानीय लोगों में जो रोजगार को लेकर खींचतान रहेगा, उसके लिए 75% स्थानीय आरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करें और कंपनियों को स्थानीय भर्ती के लिए प्रोत्साहित करें। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब चीजें आती है हमारे समाज के लिए, जो समाज के हम और आप अभिन्न अंग हैं। जो सबसे पहली विरोध करने वाले हमारे साथियों ने एक चीज की मांग रखी थी कि जी पैसा आज है कल नहीं रहेगा, जो मुआवजे का ये पैसा है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, हमारा समाज क्या कर सकता है? समझदारी से निवेश, शिक्षा, व्यवसाय या अन्य संपत्तियों में, न कि केवल खर्च करने में। अब आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे आस पड़ोस में, आपने भी देखा होगा कई साथी जो गाड़ियां मतलब क्या कहते हैं जमीन बेचते हैं, क्या करते हैं? कुछ साथी तो हमने देखे कि जिन्होंने जमीन बेची एक जगह से, उन्होंने दूसरी जगह जमीन खरीद ली, वो तो समझदार आदमी हो गए। बाकी जिनके बारे में अभी बात चल रही है, जिन महान वैज्ञानिकों के बारे में, तो वो करते क्या है, जमीन बेच दी, आलीशान घर, आलीशान गाड़ी, कुछ साल चलाएंगे, उसके बाद में वो धूली खातेगी। ये भी हमने देखा है। सक्रिय भागीदारी, केवल विरोध न करे बल्कि सरकार के साथ बातचीत करे और अपनी मांगे बेहतर मुआवजा, रोजगार और सुविधाएं स्पष्ट रूप से रखें। यह भी हमारे समाज की निर्धारित की जिम्मेदारी है। हमारे समाज के मौजूद लोग और हमारे जनप्रतिनिधि जाकर सरकार से इस चीज के बारे में चर्चा करें, हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलें और उनसे इस चीज पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए बात करें। कौशल पर ध्यान दें, अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा और कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे उच्च वेतन वाली नौकरियों के योग्य बन सके। इस चीज के लिए मैं
मैं सबसे ज्यादा मेरी चीज समाज में भी एक खास वर्ग तक ही मेरी आशाएं उन्हीं लोगों से सिमटी हुई है जो हमारे शिक्षाविद हैं। अहिरवाल में मैं मानता हूं कि हरियाणा में सबसे उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए काफी सारे शिक्षण संस्थान है हमारे। यदुवंशी ग्रुप हो गया, हमारा सूरज ग्रुप हो गया, हमारा आरपीएस ग्रुप हो गया। हम इन लोगों से भी, इन शिक्षाविदों से भी एक उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे, क्योंकि ये परियोजना शुरू होने में 5 से 7 साल का समय लगने वाला है, तब तक का समय हमारे और आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। हम अपने बच्चों को उच्च स्तर वाली शिक्षा, उच्च वेतन वाली नौकरियों के योग्य बनाएं। हम उनको उतना दक्ष बना दें कि हम इस आईएमटी का आपदा में अवसर उठा सकें, क्योंकि जहां कहीं हमारी जमीन जाएगी, जहां हमारे पर्यावरण के से संबंधित कोई नुकसान होने वाला है, तो उस समय हम वहां पर उच्च वेतन वाली नौकरियां ले सकें। और अगर यदि हमारे पास आर्थिक तौर पर संप्रभुता, सबलता आएगी, तो हम पर्यावरण की दिशा में भी कुछ कदम उठा पाएंगे। और सरकार से एक मुद्दा यहां पर सरकार के लिए भी रह गया कि कार्बन उत्सर्जन के लिए जो केंद्र सरकार ने जो कठोर गाइडलाइन बनाई हुई है, उस चीजों को प्रभावी ढंग से सरकार भी लागू करे, ताकि यहां पर कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो पाए। और यहां पर जो ग्रीन इंडस्ट्री है उसको यहां पर फोकस करे, ताकि ग्रीन इंडस्ट्री आए तो सरकार, ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है, तो पर्यावरण मंत्रालय को भी इसमें गौर देना चाहिए। और खुशकिस्मती ये है कि पर्यावरण मंत्री भी हमारे अहिरवाल से संबंध रखते हैं, तो उन्हें भी इस चीज के बारे में जरूर चर्चा करनी चाहिए। अब अंत में इस चीज के बारे में मेरी तरफ से सिर्फ एक ही चीज है, धन अर्जन अहम है, लेकिन उसका उद्देश्य सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता भी होना चाहिए। अन्यथा वह सिर्फ बाहरी समृद्धि होगा, और बाहरी समृद्धि किसी भी समाज की, एक सुदृढ़ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। अब देखिए आगे क्या है इसमें, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में भी सरकार ने साफ साफ लिखा गया है कि इस नीति का उद्देश्य किसानों की भूमि को मजबूरन बिक्री करने से रोकना और हरियाणा राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए स्थल निर्धारित करते समय निर्णय लेने में भू मालिकों को शामिल करना है। ये अगर यदि किसी साथी को इससे ज्यादा कोई शंका रहती है, तो ये वहां का संपर्क सूत्र है 0172 256 1526, यहां पर वो संपर्क कर सकता है, या ebhumi-haryana@gmail.com पर भी मेल करके वो संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ साथियों ने एक चीज का सवाल उठाया था, और हम यहां पर उस चीज को भूल गए थे। ये क्या था, हमने यहां नहीं किया था हमने, जमीन, बंजर जमीन। अब हम बात करते हैं कि अनुपयोगी जमीन के बारे में जो चीजें थी हमारी, वो आ जाती है यहां पर कि ये रास्ता लगभग मैप आप सभी ने देखा होगा, ये प्रस्तावित मैप है। यहां पहराजवास, शादीपुर से निकल के सुरखपुर और पालावास की जो ये जमीनें हैं यहां पर अहमदपुर से मिलती जुलती, इन जमीनों के एरिया पर ये जो यहां से पहराजवास से यहां से रास्ता जा रहा है, इन सब रास्तों के आसपास यहाँ जो नहर है ये हमारी, इसके आसपास आपने देखा होगा कि सड़क के दोनों ओर पानी भरा रहता है, और उन किसानों को कोई फसल का उपज का लाभ नहीं मिल पाता, वो सिर्फ सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे तक ही निर्भर है। एक आंकड़े के अनुसार वो जमीन 1000 एकड़ है जो सीधे तौर पर इससे प्रभावित होती है। क्या उन किसानों के बारे में भी हमारे पास कोई सुझाव है, कोई सवाल है, या कोई उनके लिए, उनको इस समस्या से, जल भराव की समस्या से के निवारण के लिए क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार ने एक कदम उठाया था रतनथल में नहर के पास, उन्होंने कुछ मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में कुछ परिकल्पना की थी, लेकिन वो भी परियोजना सफल नहीं हो पा रही। आज भी वहां पर पानी के भराव की, जल भराव की समस्या रहती है। अहमदपुर गांव में अगर मैं बात कहूं, मेरी कुछ साथियों से बात हुई थी, वहां पर आज भी बताया जाता है कि पशुओं में कुछ समस्याएं हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है इस दूषित पानी की वजह से। तो उन समस्याओं के लिए भी हमें जरा सी बातें करनी रहेंगी, क्योंकि बगैर चर्चा के किसी भी
समाधान के बारे में हम बात नहीं कर सकते। जब हम ये यहाँ पर इस 5000 एकड़ भूमि की बात कर रहे हैं तो इस 1000 एकड़ भूमि के बारे में भी बात उठनी चाहिए कि इनका समाधान क्या। अगर ये परियोजना आती है तो भी ठीक है, अगर यदि ये परियोजना नहीं आती है तो इस 1000 एकड़ भूमि का क्या रहेगा, जो लगभग जल भराव की समस्या से का सामना आए दिन उनके किसान करते रहते हैं। ये मेरी तरफ से सिर्फ मेरी सोच और समझ के अनुसार ये चीजें थी। बाकी आप सभी इस चीज को बता सकते हैं कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं। आप कमेंट के माध्यम से मुझे इस चीज के बारे में जरूर बता सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद साथियों।